हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स के एक नए पोर्शन में आपका फिर से स्वागत है, जिस पोर्शन का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स के पहले हम लोग जो भी फिजिक्स अभी तक पढ़ रहे थे, इस फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल फिजिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स क्या चीज़ है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग उन भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिन भौतिक घटनाओं को क्या किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उसको मापा जा सके। इसे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। भौतिकी का परिभाषा ही कहता है क्या, कि उन भौतिक घटनाओं का अध्ययन जिनका मापन संभव हो सके, भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रकृति में सुबह से लेकर के शाम तक अनंत घटनाएं घटती है। इन घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे हम लोग मेजर कर सके, जैसे कितना दूर चले, इसमें कितना समय लगा, आज का तापमान कितना है। इन सारी चीज़ों का हम लोग गणना कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग मापन कर सकते हैं। परंतु कुछ भौतिक घटनाएं ऐसी भी है जिनको हम लोग नाप नहीं सकते। जैसे कि किसी की खुशी आज कितनी है, कोई कितना दुखी है, किसी से कोई कितना प्यार करता है, या किसी से कोई कितना नफरत करता है। इन चीज़ों को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को हम लोग निश्चित रूप से माप नहीं सकते हैं। तो प्रकृति में दो तरह की घटनाएं हैं। एक ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं को आप लोग माप सकते हैं, और एक दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं जिनको हम लोग माप नहीं सकते। तो जिन घटनाओं को मापा जा सकता है, जिन प्राकृतिक घटनाओं को मापा जा सकता है, उन्हीं घटनाओं को हम लोग भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जिन घटनाओं को नहीं मापा जा सकता है, जैसे सुख दुख, प्यार, नफरत, इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कहाँ पर करते हैं? साइकोलॉजी और मानवीय विचार फिलॉसफी में करते हैं। तो भाई हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वैसी भौतिक घटनाएं जिन भौतिक घटनाओं को हम लोग क्या कर सकें? माप सकें। मतलब अगर बात करें हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत, तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग भौतिकी के अंतर्गत कैसे घटनाओं को पढ़ते हैं? भौतिकी के अंतर्गत हम लोग ऐसे घटनाओं को पढ़ते हैं जिनको मापा जा सके। मतलब शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वैसी प्राकृतिक घटनाएं जिन घटनाओं का मापन संभव हो, जिनका मापन जिनका मापन संभव हो जिनका मापन संभव हो उनका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। उनका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए कि भौतिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। भौतिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन सा भाग है? तो देखते हैं अभी। भौतिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। भौतिकी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला पोर्शन क्या, जिसमें पहला भाग है आपका, पहला भाग है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, ये नाम बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में हम लोग ऐसे भौतिक घटनाओं को अध्ययन करते हैं जो भौतिक घटनाएं सामान्य रूप से आपको एक बार में देख करके चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे बैलगाड़ी का खोज हुआ, तो बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्या कर सकते हैं? एक बार में बैलगाड़ी को देख करके उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और यदि आपको सामग्री उपलब्ध करवा दिया जाए तो आप एक ही बार में नए बैलगाड़ी को बना भी सकते हैं। तो एक तो है ये चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधुनिक भौतिकी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी। इस आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ को? इसको इंग्लिश में बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। इसको बोला जाता है क्या? मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए कि हमारे विज्ञान ने दिन ब दिन तरक्की की, लेकिन शुरुआती दौर में विज्ञान की तरक्की बहुत धीमी गति में थी। जैसे आप सोचिए, पाश्चात्य के सभ्यता में लोग माथा पे अपना बोझ ढोते थे, अपने सर पे गठरी रख करके सामान ढोते थे, बोझ ढोते थे।
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पहिए का आविष्कार होता है बहुत दिन के बाद, फिर आग का आविष्कार होता है, फिर लोग धीरे धीरे जानवरों से, पशुओं से उसको खिंचवाने के लिए बैलगाड़ी बनाते हैं। हम लोग कुआं से पानी निकालते थे, डायरेक्ट रस्सी से खींचते थे, लेकिन विज्ञान का एक आविष्कार दिया इसको, क्या, एक पुली दे दिया, एक घिरनी दे दिया, जिस घिरनी की सहायता से हम लोग और आसानी से पानी क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। तो वो थी शुरुआती दौर, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था। जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, लगभग लगभग कब की, तो ये समय थी आपकी करीब करीब 1900 ईस्वी से पहले की, हम लोग मान के चलते कि 1900 ईस्वी से पूर्व का समय था। ये 1900 ईस्वी से पूर्व के समय थी, ये जमाना थी कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद एक मॉडर्न जमाना आया, जिस जमाने में कम्युनिकेशन सिस्टम ने एक बड़ा योगदान लाया, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन इत्यादि का आविष्कार हुआ। और ये आविष्कार जो थी वो क्या थी, बहुत सूक्ष्म आविष्कार थे, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत सूक्ष्म था। मतलब कि अगर आपको एक रेडियो खोल करके पूरा कॉन्सेप्ट इसका दिखा दिया जाए और फिर से सारी सामग्री आपको उपलब्ध करवा के बोले रेडियो बनाने के लिए, तो आप बना नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझा दिया जाए और बोला जाए कि एक नया मोबाइल फ़ोन बना के दिखाओ, तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? कि उसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कॉन्सेप्टों का योग है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्टों को एक साथ जोड़ा गया है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एक बार में देख करके नहीं समझ सकते हैं। वही दूसरी तरफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट 1900 ईस्वी से पहले के था, जिन कॉन्सेप्ट को हम एक बार में देख करके समझ सकते थे, जैसे बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट था, पुली का कॉन्सेप्ट था। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार में देख के समझ सकते थे। तो जिन घटनाओं का अध्ययन आप एक बार में देख करके समझ सकते हैं, मतलब वो मोटी मोटी घटनाएं होंगी, उनका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद की एक घटना होगी, जिन घटनाओं में सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन शुरू होगा, और इस अध्ययन को हम लोग कहाँ पर करेंगे, आधुनिक भौतिकी के भाग में करेंगे। तो इसमें जरा सा हम लोग 2 पॉइंट का जिक्र करेंगे कि इनमें हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करना है। तो जो अपना पहला पोजीशन है, ये पहला पोजीशन हम लोग लेते हैं किस चीज़ का, तो एक साइड में हम लोग बात करेंगे आज चिरसम्मत भौतिकी का, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, आधुनिक भौतिकी का। इधर हम लोग एक साइड में बात करने वाले हैं किस चीज़ का, क्लासिकल फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स का, और वही दूसरी तरफ हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ का, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स में क्या कह रहे हैं आप, क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रहा है कि सूक्ष्म भौतिक घटनाओं का अध्ययन, सूक्ष्म भौतिक घटनाओं का अध्ययन हम लोग भौतिकी के जिस भाग में करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और मोटे मोटे भौतिक घटनाओं का अध्ययन, यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि मोटे मोटे भौतिक घटनाओं का अध्ययन, मोटे मोटे भौतिक घटनाओं का अध्ययन, मोटे मोटे भौतिक घटनाओं का अध्ययन, का अध्ययन भौतिकी के जिस भाग में किया जाता है, भौतिकी के जिस भाग में किया जाता है, भौतिकी के जिस भाग में किया जाता है, उसे हम, उसे भौतिकी का, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। मतलब कि सॉरी, उसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, उसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उसे हम कैसा फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इस क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग भौतिकी के, क्लासिकल फिजिक्स यानी कि हिंदी में क्या बोलिएगा इसको, इसको हिंदी में बोलिएगा चिरसम्मत, चिरसम्मत भौतिकी, इसे हम लोग कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। अब ये चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत में भौतिकी के हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे जो घटनाएं कैसी है, मोटी मोटी घटनाएं हैं। जैसे बैलगाड़ी के बारे में आपको बताया, पहिया के खोज के बारे में आपको बताया, और भी बहुत सारी खोज हैं जो मोटी मोटी है, कुएं का पुली के बारे में आपको बताया। ये सारी चीज़ें क्या है, मोटी मोटी खोज हैं, जिन मोटे मोटे खोज को हम लोग एक बार में देख करके समझ सकते हैं और फिर से उसका नया निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जहाँ हम लोग फिजिक्स के भाग में अध्ययन करते हैं, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं।
भौतिकी के इस भाग के अंतर्गत आप लोगों को जो कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, ये टॉपिक्स है क्या, तो इसमें आप पढ़े हुए हैं क्या, गतिकी। गतिकी पढ़े हुए हैं, जिस गतिको को हम लोग क्या कहते हैं, कैनामेटिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनामेटिक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यांत्रिकी पढ़ना है। तो यांत्रिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा गतिकी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा गतिकी। तो उष्मा गतिकी आपको जिस भाग में पढ़ना है वो कैसा फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। उसके बाद आप देखिए कि फिजिक्स के इसमें आपको क्या पढ़ना है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे थे, स्थिर विद्युत, स्थिर वैद्युत पढ़ रहे थे, ठीक ना, स्थिर वैद्युत। ये स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी जो है ये क्या है, आपका पोर्शन है किसका, क्लासिकल फिजिक्स का, जिसमें आपको चार्ज वगैरह आसानी से दिख रहे हैं, फोर्स फील्ड आसानी से दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी पोर्शन हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी शाखाएं हैं जिन शाखाओं का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में करते हैं। लेकिन आज का अपना टॉपिक ये नहीं है। आज का अपना टॉपिक है क्या, आज का अपना टॉपिक है क्या, मॉडर्न फिजिक्स। तो इस मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो अपना आधुनिक भौतिकी है, इस आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम लोग, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम वैसे भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हम वैसे भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वैसे भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म, जो क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, जो अत्यंत सूक्ष्म हो। अतः अतः जिन्हें हम अतः जिन्हें हम एक बार में देखकर एक बार में देखकर उसके संपूर्ण संप्रत्यय के बारे में, उसके संपूर्ण कॉन्सेप्ट को, उनके संपूर्ण कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। इतनी सूक्ष्म घटनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग एक बार इसको अपने आंख से देख करके इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी के बारे में आप एक बार में देख करके समझ सकते थे सारी बातों, लेकिन ये घटनाएं इतनी सूक्ष्म घटनाएं होती है जिन घटनाओं का अध्ययन आप लोग एक बार में देख करके नहीं कर सकते। तो इसमें जो है तो क्या क्या आता है, तो 1900 ईस्वी के बाद की लगभग, क्या कहता है, ये कहता है कि लगभग 1900 ईस्वी के बाद की, लगभग 1900 ईस्वी की बाद की खोज एवं अनुसंधान, जितनी भी खोजें हैं या जितने भी अनुसंधान हैं, ये सारे अनुसंधानों का अध्ययन हम लोग लगभग कहाँ करते हैं, सारे अनुसंधानों का अध्ययन मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि आधुनिक भौतिकी में करते हैं, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। मतलब कि इसके बाद जो भी घटनाएं घटी, जो भी चीज़ों का खोज हुआ, जिन भी चीज़ों का आविष्कार हुआ, वो सारी घटनाएं क्या थी, अत्यंत सूक्ष्म थी। जैसे रेडियो का आविष्कार होना, टेलीविज़न का आविष्कार होना, कैमरा का आविष्कार होना, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार होना, ये सारी क्या चीज़ें थी, ये अत्यंत सूक्ष्म कंसेप्ट से बना हुआ था। बहुत छोटे छोटे घटनाओं से ये जोड़ करके बना गया था। तो एक बार में इन घटनाओं को देख करके हम लोग उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बैलगाड़ी को एक बार में देखे और फिर तुरंत नया बैलगाड़ी बना करके रख दिए, इस तरह से क्या आप मोबाइल फ़ोन देख करके एक बार में नया मोबाइल फ़ोन बना के रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार से क्या आप
रेडियो को देख करके एक नया रेडियो तुरंत बना करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों? ये बहुत सूक्ष्म घटनाओं से बना हुआ है। सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन हम लोग जहाँ करेंगे वो क्या होगा? भौतिकी का मॉडर्न फिजिक्स का भाग होगा, जिसे हम लोग आधुनिक भौतिकी कहेंगे। और छोटे छोटे घटनाओं का जो यहाँ बात करेंगे, ये घटनाएं कब की है? तो ये घटनाएं हैं 1900 ईस्वी से पहले की घटनाएं। 1900 ईस्वी से पहले की घटनाएं, जब जमाने क्या होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। तो इन घटनाओं का अध्ययन हम लोग जहाँ करेंगे, इन घटनाओं का अध्ययन हम लोग जहाँ पर करेंगे, वो कौन सा फिजिक्स होगा? वो फिजिक्स होगा चिरसम्मत फिजिक्स। वो होगा आपका क्या? क्लासिकल फिजिक्स। इसमें क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग लगभग लगभग, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन लगभग लगभग 1900 ईस्वी से बाद जो भी चीज़ें घटनाएं घटी है, उन सारे घटनाओं का अध्ययन हम लोग कहाँ पर करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में। और 1900 ईस्वी के बाद की जो भी घटनाएं हैं, उनका अध्ययन हम लोग कहाँ पर करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में, जो अत्यंत सूक्ष्म घटनाएं होंगी, जिनको हम एक बार में देख करके समझ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, अब आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे मॉडर्न फिजिक्स क्या है? कहता है कि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत भौतिकी की विभिन्न शाखाओं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों को अणु, परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ना है। अणु, परमाणु और नाभिक अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, अखंडित कण हैं। इन कणों को हम लोग अपने नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो इन छोटी छोटी घटनाओं का, इन छोटे छोटे चीजों का, इन सूक्ष्म चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे कहाँ पर? मॉडर्न फिजिक्स में। परमाणु भौतिकी, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है। उसके बाद क्या कह रहा है? न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहेंगे क्या? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। अपेक्षितता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ था। और इसी थ्योरी के माध्यम से इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, उनकी गति समय के साथ कैसे संबंधित है, तथा वैसी घटनाएं, वैसे पिंड, कुछ ऐसे भी पिंड है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में जो क्या करते हैं? इस प्रकाश के वेग से भी अधिक तीव्र गति से गमन करते हैं। उनका भी अध्ययन हम लोगों को कहाँ पर करना है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में। क्यों? कि ये घटनाएं अत्यंत सूक्ष्म घटनाएं हैं, जिनके कॉन्सेप्ट को आप एक बार में देख करके समझ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अब देखेंगे क्या कि मॉडर्न फिजिक्स के कितने भाग हैं। तो इस मॉडर्न फिजिक्स के भाग में जो आपका पहला भाग आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है, इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के अणुओं की अध्ययन करनी है हमें। इसमें अणु बहुत सूक्ष्म कण है। परमाणुओं का अध्ययन हमको करना है, ये भी क्या है? बहुत सूक्ष्म कण है। इसके अलावा प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। हम लोग यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में प्रकाश को और द्रव्य को एक ही चीज मान करके चलेंगे कि कोई भी प्रकाश है या कोई भी पदार्थ है तो उसकी द्वैत प्रकृति होती है। जैसे आप लोग प्रकाश के बारे में 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश के पास कण की प्रकृति होने के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कण के साथ साथ तरंग भी है। उसी प्रकार दुनिया में जितनी भी पदार्थें हैं, उन सारे पदार्थों की भौतिक संरचना तो कण के रूप में होती है, लेकिन उन सारे से कहीं ना कहीं तरंग उत्सर्जित होती है। जो तरंग, उसकी पहचान होती है उसकी प्रकृति के अनुसार निकलना है। आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है क्या? प्रकाश और द्रव्य की द्वैत प्रकृति का भी अध्ययन हम लोगों को क्या करना है? क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है। और परमाणु और नाभिक, परमाणु का जो भी कण है और नाभिक का भी जो कण है, उन सारे का वर्णन क्या करना है हमको? भौतिकी के इसी भाग के अंतर्गत करना है, जिस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो परमाणु का अध्ययन, अणुओं का अध्ययन, नाभिकों का अध्ययन और प्रकाश और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इन सारी चीजों का भी जो हम लोगों को अध्ययन करना है, वो क्या करना है? इसी क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत करना है। अब देखिए कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या कि ये नाभिकीय फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स। जिस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों को किन बातों को अध्ययन करना है, हम लोगों को किन बातों को पढ़ना है, ये सारी चीजों को हम लोग लेकर के चलेंगे कहाँ? क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत। और देखते हैं कि इस क्वांटम मैकेनिक्स में, इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों को किन किन चीजों को पढ़ना है। तो कहा जाता है क्या कि नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत नाभिक की विभिन्न घटनाएं,
नाभिक की विभिन्न क्रियाएं, नाभिक की विभिन्न घटनाएं, ये क्या चीजें हैं? तो आप लोग कभी अगर पढ़े हो या आपको ध्यान हो या सुने हो तो आप लोग पढ़े होइएगा कि नाभिकीय विखंडन नाम की कोई घटनाएं होती है, नाभिकीय संलयन नाम की कोई घटनाएं होती है। तो ये सारी क्या है? नाभिकीय घटनाएं हैं जो नाभिक के अंदर में होती है। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। वो परमाणु के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में क्या करती है? भ्रमण करती रहती है। तो नाभिक जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है, किसी भी एटम का सेंट्रल पोजीशन, उस सेंट्रल पोजीशन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती है, या हम लोग अपने तरफ से उन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन क्रियाओं को अंजाम देते हैं, जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन नाम की घटनाओं के नाम से जानते हैं, या और भी बहुत सारे घटनाएं नाम हैं। इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग कहाँ पर करेंगे? नाभिकीय फिजिक्स के अंतर्गत में करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत में करेंगे। इसके अंतर्गत आपको नाभिक के संरचना का भी अध्ययन करना है कि न्यूक्लियस का कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, और दूसरी चीज कि नाभिक के गुणों का वर्णन भी करना है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल बॉडी है। मतलब कि नाभिक में धन आवेश का एक गुण है। तो ये क्या है? एक नाभिकीय गुण है कि नाभिक का गुण कैसा होता है? धन आवेश के जैसा। इस प्रकार से अन्य गुणों का भी अध्ययन हम लोगों को कहाँ पर करना है? नाभिकीय फिजिक्स के अंतर्गत करना है। आज हम लोग इस मॉडर्न फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, इसमें हमको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। इस पर आज एक शॉर्ट समरी मैं दूंगा। फिर हम लोगों को क्या चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ना है, और इस चैप्टर के बाद हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें देखते हैं कि अगला पोर्शन क्या है। अगला पोर्शन है क्या आपका? अपेक्षितता का सिद्धांत, रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया क्या कि जहाँ पर पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, जिन ग्रहों उपग्रहों के बारे में हमको समझना बहुत मुश्किल था, हम वहाँ पर नहीं जा सकते थे, उन ग्रह उपग्रहों की गति, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, और भी बहुत सारी आकाशीय पिंड हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम एक है, जिसको हम लोग नवग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह क्या करती है? भ्रमण करती है। इनका एक निश्चित गति है, लेकिन कुछ आकाशीय पिंड ऐसे भी हैं जो आकाशीय पिंड प्रकाश के वेग से भी तीव्र गति से चलती है। तो प्रकाश के वेग से तीव्र गति से चलने वाले पिंडों का अध्ययन भी हम लोग कहाँ करते हैं? इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षितता का सिद्धांत में हम लोग करते हैं। जिस अपेक्षितता के सिद्धांत के लिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के बारे में ये कहा जाता है क्या कि देखिए, भौतिकी का एक नियम चलता है। फिजिक्स चाहती है क्या कि हम पूरे दुनिया को एक सूत्र में बांध दें, और उसके लिए कहीं ना कहीं अभी तक ये अपेक्षितता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत ही हद तक सिद्ध हुई है। आप लोग एक फॉर्मूला का नाम सुने होइएगा, E=mc²। ये सर आइंस्टीन इक्वेशन से ही ये फॉर्मूला आया है, ये हम लोगों को पढ़ना है, इसी पोर्शन में पढ़ना है। और इन चीज़ों का जो जिक्र किया जाता है इसमें किसमें? अपेक्षितता के सिद्धांत में। तो इस अपेक्षितता के सिद्धांत में किसने दिया था? इस अपेक्षितता के सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और ये थ्योरी में हम लोगों को अध्ययन करना है किस चीज़ का? कि स्पेस और टाइम, स्पेस की जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ समय किस तरह से जो है तो रिलेट करते हैं, तथा इसमें वैसे पिंडों का भी अध्ययन करना है, वैसे पिंडों का भी अध्ययन करना है जो प्रकाश के वेग के तुल्य गति से या प्रकाश के वेग से अधिक गति से भी गतिमान है। उन सारी चीज़ों का भी अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के कौन से भाग में करेंगे? रिलेटिविटी के भाग में करेंगे। तो अभी तक हम लोग 2 तरह के भौतिकी पढ़े मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, एक नाभिकीय, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत एक नाभिकीय और एक अपेक्षितता। इसके बाद जो आता है वो आता है क्या? परमाणु भौतिकी। तो कहा जाता है क्या? परमाणु भौतिकी, देखिए नाम से ही स्पष्ट है क्या कि इस भौतिकी के भाग के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? परमाणु के बारे में पढ़ना होगा, परमाणु के गुणों के बारे में पढ़ना होगा, और परमाणु के संरचनाओं के बारे में भी हम लोगों को इसी भाग में पढ़ना है, जिसका नाम है क्या? एटॉमिक फिजिक्स। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत आप देखिए
परमाणु भौतिकी के अंतर्गत परमाणुओं के साथ साथ इनके गुणों और परमाणुओं की संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब परमाणु का क्या गुण होता है, ये कैसे बनता है। तो बचपन के क्लास में हम लोग परमाणु संरचना नाम का एक टॉपिक पढ़ते थे, एक चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें हम लोग विभिन्न लोगों के संरचना का मॉडल देखते थे। जे थॉमसन का मॉडल देखते थे, रदरफोर्ड का मॉडल देखते थे। तो सारे मॉडल का, सारे संरचना मॉडल का कुछ ना कुछ गुण होता था और कुछ ना कुछ अवगुण होता था। इसके आधार पर हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहे। इन सारे गुणों को, इन सारे संरचनाओं को हम लोगों को जहाँ पर पढ़ना है वो भौतिकी का कौन सा भाग है, मॉडर्न फिजिक्स का भाग है, जो आपको परमाणु भौतिकी के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो परमाणु भौतिकी के अंतर्गत क्या बोले, परमाणु, परमाणुओं के गुण और परमाणुओं के संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कहाँ पर, इस परमाणु भौतिकी के भाग में। अब देखिए कि इस परमाणु भौतिकी में, इस परमाणु भौतिकी के बाद हम लोग ये समराइज किए कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो मैं क्या बोला कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग भौतिकी के उन भागों को पढ़ेंगे जिन भागों में क्या करना है, सूक्ष्म अध्ययन है, जिनको हम अपने आंख से देख करके एक बार में संपूर्ण कॉन्सेप्ट का अध्ययन नहीं कर सकते। लगभग 1900 ईस्वी के बाद की जितनी भी खोज एवं आविष्कार है, टेलीविजन का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, मोबाइल फोन का आविष्कार, कैमरा का आविष्कार, ये सारी चीजें क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म संप्रत्यायों से, छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से मिलकर के बना हुआ है, जिसके बारे में हम एक बार में देख करके उसका कंप्लीट अध्ययन नहीं कर सकते हैं। भाई इन घटनाओं का, इन सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन कहाँ करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स का क्या क्या भाग बताया मैं, क्वांटम फिजिक्स बताया। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी जाने, जिसमें नाभिक के गुण, संरचना इत्यादि का अध्ययन किए, नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन किए। इसके बाद क्या जाने, रिलेटिविटी का पोर्शन देखे। रिलेटिविटी के पोर्शन में आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जिसमें हम लोग क्या देखे कि विभिन्न पिंडें, आकाशीय पिंडें या स्पेस की जो भी चीजें हैं वो समय के साथ कैसे संबंध रखती है। इसी में आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ना है, E=mc²। इसी में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और इसी थ्योरी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद क्या देखे कि परमाणु भौतिकी का पोर्शन है, जिसमें हम लोगों को परमाणु का संरचना देखना है, परमाणु के गुणों को देखना है, और परमाणु का संरचना कैसे कैसे हुआ है, किन किन स्टेज से होकर के गुजरा है, इन सारे चीजों का अध्ययन करना है। कहाँ, मॉडर्न फिजिक्स के एक पोर्शन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु भौतिकी। अब सवाल उठता है क्या कि ये मॉडर्न फिजिक्स की इंट्रोडक्शन थी, जो बेसिक मॉडर्न फिजिक्स है कि समझ उत्पन्न करने के लिए कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। अपने सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स का कौन कौन सा पोर्शन है, कौन कौन सा चैप्टर है, जरा सा उसको देखते हैं। तो देखिए कि मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, जिसको बोला जाता है द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति। आपका चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का पहला है, जिसको बोलते हैं क्या, मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जैसा कि मैं बता रहा था कि किसी भी पदार्थ की, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से प्रकाश की बात करेंगे, तो जो प्रकाश है आपकी वो द्वैत प्रकृति की होती है। एक कण की प्रकृति भी होती है और एक इसकी क्या होती है, तरंग की प्रकृति भी होती है। तो इन दोनों प्रकृतियों के बारे में अध्ययन, किसी भी पदार्थ के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, वो कहाँ पर पढ़ना है, इस चैप्टर में। क्या, इस चैप्टर का नाम है क्या, मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मेटल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो दूसरा चैप्टर है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स का एक ही भाग है, जिसका नाम है क्या, एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक का भी अध्ययन हम लोगों को क्या करना है, इसी चैप्टर में करना है। तीसरी चीज है एक क्या, कि सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धचालक। अब देखो कि अभी तक अर्धचालक, अभी तक जो फिजिक्स थी वो स्लो थी, क्योंकि चालक थी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास पदार्थ तीन तरह के होते हैं मुख्य रूप से, तीन तरह के होते हैं मुख्य रूप से। कौन सा, एक पदार्थ होता है चालक, एक पदार्थ क्या होता है, कुचालक, और एक पदार्थ क्या होता है, अर्धचालक। तो इसमें आपको पता होगा कि जो चालक पदार्थ हैं, ये चालक पदार्थ अपने से होकर के उष्मा और विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अलाउ करता है, मतलब उससे होकर के
उष्मा और विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत ही आसानी से बह सकता है। जबकि कुचालक पदार्थ होता है क्या? कुचालक पदार्थ क्या होता है? एक ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा और उष्मा के प्रवाह को रोकती है, नहीं होने देती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। लेकिन एक पदार्थ ऐसा भी है जिसका नाम है क्या? अर्धचालक, जिसको हम आप क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ये क्या करती है कि सामान्य स्थिति में अपने से होकर के कुछ उष्मा और कुछ विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अलाउ करती है, लेकिन कुछ को अलाउ नहीं करती है। जैसे कि इसका उदाहरण है आपके पास क्या? इसका उदाहरण है आपके पास सिलिकॉन, इसका उदाहरण है आपके पास जर्मेनियम, और भी उदाहरण है। तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसी चीजें हैं जो अपने से होकर के कुछ विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन ये सेमीकंडक्टर बिना काम का होते हुए भी अगर इसमें थोड़ी सी अशुद्धता हम लोग मिला देते हैं ना, तो ये कंडक्टर का एक बहुत सुपीरियर चीज मिल जाता है हमको। तो कंडक्टर का एक गुण है क्या कि इसमें अगर ये कंडक्टर है तो इस तरफ से इस तरफ भी ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, और इस तरफ से इस तरफ भी इसमें प्रवाह हो सकता है। लेकिन कभी कभी हमको जरूरत होती है क्या कि विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो, केवल एक ही दिशा में हो। तो एक ही दिशा में चालक से धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। लेकिन आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर से जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक ही दिशा में होती है, रिवर्स दिशा में इससे नहीं होती है। दूसरी बात ये कि चालक पदार्थ का एक गुण है कि चालक पदार्थ में प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध के कारण क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, और इस उष्मा के कारण बहुत ज्यादा हीट हो जाने के बाद क्या होता है? चालक पदार्थ गल जाता है। कभी कभी आप सुने होइएगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ, तार जल गई और वहां से सर्किट ब्रेक कर जाती है और हमारे घर का सारा उपकरण काम करना क्या करता है? बंद कर देता है। तो बंद कर देने के कारण क्या है? लेकिन सेमीकंडक्टर में एक अच्छा गुण है कि इसमें जितना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है इसकी चालकता और अधिक बढ़ती जाती है, ये और अधिक अच्छा कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगता है। तो जैसे देखिए कि चालक पदार्थ का बना हुआ बल्ब पहले आता था, 100 वाट वाला पीला वाला बल्ब। जो बल्ब हमारे घर में मुश्किल से महीना में 3 या 4 बदला ही जाता था, वो बहुत जल्दी जल्दी फ्यूज होता, क्योंकि वो चालक पदार्थ का टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ होता था, और कहीं ना कहीं वो टूट जाता था और बल्ब हम लोगों का फ्यूज हो जाता, तो फिर हमको दोबारा बल्ब खरीद के लाना पड़ता था, हालांकि वो सस्ता भी होता था। लेकिन आज के ज़माने में जो हमारे पास बल्ब है, एलईडी बल्ब है, जो एलईडी बल्ब है वो डायोडो से मिल करके बना हुआ है, मतलब सेमीकंडक्टर से मिल करके बना। तो जितना वो हीट होता है वो उतना अच्छा चलता है। इसीलिए क्या करती है कि हमको एलईडी की कंपनियां, बल्ब की कंपनियां आसानी से हंसते हंसते 1 या 2 साल की गारंटी दे देती है। क्या? कि उसको पता है कि ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, इसको ताप से, हीट से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है हमारा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, और इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पढ़ने हैं, जिसमें हमको मेनली लॉजिक गेट पढ़ना है। इसी में आपको क्या पढ़ना है? बाइनरी नंबर पढ़ना है, ठीक ना? बाइनरी नंबर पढ़ना है जो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक ना? और बाइनरी नंबर का ऑपरेशन भी पढ़ना है। इसी में आपको क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट भी पढ़ना है। ये सब पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चैप्टर और आता है संचार व्यवस्था, जो हमारे सिलेबस में नहीं है अब, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मतलब मुख्य रूप से मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग 3 चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पहला है क्या? द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति। दूसरी चीजें हैं क्या? परमाणु और नाभिक। और तीसरी चीज है क्या? सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के पोर्शन में। तो हम लोग अब शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। ये जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्या? द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति, मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। थैंक यू।